नमस्ते छात्रों। आज हम रीढ़ की हड्डी इस पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। उनका परिचय है। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी बताया है। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के तकनीयानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व दिया है। प्रस्तुत अति प्रसिद्ध एकांकी में एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों की दकियानुसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। उमा के द्वारा स्त्रियों की भावनाओं को महत्व दिया है। नारी को सम्मान का मुद्दा उठाया गया है। मतलब इस पाठ में क्या बताया है कि नारी को सम्मान देना चाहिए और इसका महत्व क्या है, नारी का महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पाठ की शुरुआत हम करते हैं। पाठ में प्रमुख पात्र है उमा, रामस्वरूप, प्रेमा, शंकर और गोपाल प्रसाद। उमा जो है एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप जो है उमा के पति है। प्रेमा जो है उमा की माँ है। शंकर जो है एक युवक है और गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं। तो देखते हैं पाठ में। रतन रामस्वरूप का एक नौकर है। सबसे पहले यह एक एकांकी है, तो एकांकी में बताया है कि एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त यानी लकड़ी से बनी हुई बड़ी चौकी को तख्त कहा जाता है। तो रामस्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को इधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब। तो रामस्वरूप क्या कहता है कि पहले तख्त को लाया जा रहा है और रामस्वरूप कहते हैं कि धीरे धीरे चलो और इधर मोड़ो उधर मोड़ो, ध्यान से अंदर लाओ, ऐसा उनका कहना है। तो रतन जो है, रतन रामस्वरूप का नौकर है, वो बिछा दे साहब। मतलब वो पूछता है कि तख्त को अंदर लाया गया है, चौकी को अंदर लाया गया है और उसको बिछा दे क्या, इसकी परमिशन रतन रामस्वरूप से मांगता है। रामस्वरूप जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बांट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है। तो रामस्वरूप जोर से, रतन धीरे से बोल रहा है कि बिछा दूँ क्या। तो रामस्वरूप उसको तेज आवाज़ में कहते हैं कि और क्या सोचेगा, परमेश्वर जब अकल बांट रहा था तू कहा था तुझे अकल नहीं है क्या, और यह पसीना किस लिए बहाया है। तो रतन तख्त बिछाता है ही करके, मतलब वो ही करता है और तख्त को बिछाता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, दरी का मतलब है चटाई जैसे होती है वो, दरी को उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। मतलब रामस्वरूप रतन से कहते हैं कि जाओ और हारमोनियम और सितार लेकर आओ। तब तक वो दोनों क्या करते हैं, दरी को बिछा देते हैं। प्रेमा, अब प्रेमा का आगमन होता है और प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो प्रेमा आती है और प्रेमा क्या कहती है कि आपने हारमोनियम तो और सितार तो लाई, लेकिन तुम्हारी बेटी जिसका नाम है उमा, वो मुंह फुलाए
बैठी है। मुंह फुलाए मतलब नाराज होकर वो तो बैठी है। रामस्वरूप कहता है, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो करीने से का मतलब है यहाँ पर रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उमा को कहना ज़रा करीने से आए, मतलब ढंग से आए। क्यों ढंग से आए? इधर लड़की देखने का शायद प्रोग्राम हो रहा है और वो प्रेमा से यानी अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा को लेकर ज़रा करीने से आए, ढंग से आए। क्यों आए ढंग से? क्योंकि ये लोग जो देखने वाले आ रहे हैं ये लोग पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर वो चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो प्रेमा कहती है, और लड़का? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है। तो प्रेमा को लगता है कि वो चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो, लेकिन लड़का तो पढ़ा लिखा है ना। तो रामस्वरूप उसे बताते कि हाँ, लड़का पढ़ा लिखा है। वो क्या है, मेडिकल कॉलेज में बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। और वो कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है, क्योंकि वो लखनऊ में है, इसीलिए वो कहते हैं कि शादी का सवाल एक है और पढ़ाई का एक। रतन तभी आता है और बोलता है, बाबूजी बाबूजी, धीमे आवाज़ में वो बोलता है। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ, आइए आइए, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तो रामस्वरूप रतन जी उसको बताता है कि धीमी आवाज़ में, खाली बताता है, कहता है कि बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। तो रामस्वरूप को पता चल जाता है कि शायद मेहमान आए होंगे। तो वो अपनी पत्नी से कहते कि जाओ उमा को लेकर आओ और उसको समझा दो कि थोड़ा सा गा दे मेहमानों के सामने। और मेहमानों का स्वागत वो करते हैं कि आइए आइए, आपको मकान ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट करते हैं वो। फिर गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? तो गोपाल प्रसाद जो उमा को देखने के लिए आए थे, उनमें से जो पिताजी है उनका नाम है गोपाल प्रसाद। तो रामस्वरूप, हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? तो रामस्वरूप हंसते हैं और शंकर बाबू से पूछते हैं कि छुट्टियां कितने दिनों की है? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो वो कहता है कि नहीं, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, लेकिन वीकेंड में चला आया था, मतलब हम सैटरडे संडे को जो छुट्टी रहती है उस छुट्टी में वो आया है, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है। तो रामस्वरूप फिर से कहता है, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ मतलब घर फेल हो गया तो एक आध साल एक्स्ट्रा लगेगा, फेल होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं बताया। मार्जिन रखता हूँ मतलब एक आध साल में ज़्यादा ही बताता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तो आगे गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप, बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। तो रामस्वरूप कहता है कि बिजनेस? बिजनेस मतलब वो क्या काम करने के लिए आए थे वो? तो रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ, वो करेंगे बातें, लेकिन थोड़ा सा नाश्ता पहले हो जाए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मतलब
आप इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो, ऐसे गोपाल प्रसाद कहते थे। लेकिन रामस्वरूप कहते कि नहीं, इसमें परेशानी होने वाली क्या कोई बात नहीं है। आप मेरे घर आए, ये अच्छी ही बात है। आप मेरे यहाँ आए, मेरी तकदीर बड़ी है कि आप मेरे घर आए। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ शंकर? कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर बैकबोन है। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। मतलब शंकर रामस्वरूप चाय लेने के लिए अंदर जाते हैं तो गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं कि ऐसे क्यों बैठे हो, ठीक से बैठो और सीधी कमर करके बैठो, क्योंकि हम लड़की देखने के लिए आए हैं, ब्याह तय करने के लिए आए हैं, तो ठीक से बैठो। तुम्हारे दोस्त बैकबोन कहते हैं। मतलब बैकबोन का मतलब होता है कि इसका मतलब बैकबोन मतलब कि हम जो रीढ़ की हड्डी होती है वो झुका कर बैठना, मतलब कमर की हड्डी जो होती है उसको झुका कर बैठने को बॅकबोन कहते हैं। तो उसको आदत थी वैसे बैठने की, आपण मराठीमध्ये म्हणतो कुबड काढून बसणं। तो इस तरह से वो बैठता है। तो गोपाल प्रसाद उसको समझाते हैं कि इसी तरह से आपको नहीं बैठना है। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं रामस्वरूप, क्योंकि रामस्वरूप चाय लेकर आए थे, इसीलिए वो कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं रामस्वरूप। चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। मतलब यहाँ चाय की बात चल रही थी और गोपाल प्रसाद कह रहे थे कि चाय में चीनी ज़रा ज़्यादा डालो और आधा दूध और आधा पानी डालो, इस तरह से मेरी चाय बनाओ। तो शंकर कहता है कि ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगेगी, इसीलिए आप ज़्यादा चीनी मत पियो। गोपाल प्रसाद, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। मतलब वो कहते हैं कि टैक्स ऐसी चीज़ों पर नहीं लगाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है उसको ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, ऐसा गोपाल प्रसाद का कहना है। यही तक ही हम आज की वीडियो में आज देखेंगे। अगला पार्ट जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।